हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये जो वर्ड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये किससे रिलेटेड हो सकता है? ऑब्वियसली ह्यूमन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे जीनोम जो है वो वर्ड, उसका मीनिंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो जीनोम जो है वो रिलेटेड है जीन से। ये तो समझ आ रहा है कि जीनोम मतलब कुछ जीन से ही रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ जीन्स है क्या? तो एग्जैक्टली क्या है ये हम आज जानेंगे। इन द अब यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस हम पढ़ के फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका क्या होता है। इन द प्रेसिडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। अब प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस क्या होती है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके सीक्वेंसेस हमें मालूम है, या फिर सीक्वेंस नहीं बोल सकते, लेकिन किस तरह बेस पेयरिंग होती है उनकी, जैसे ATGC की पेयरिंग होती है, तो ये हमें मालूम है। डीएनए में कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो डीएनए है उसी में इंफॉर्मेशन होती है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। इन अदर वर्ड्स, अब और क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। अब जो भी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, या फिर जो भी उसका स्किन कलर हुआ, उसके हेयर्स का कलर है, उसकी आईज़ का कलर है, उसकी ओवरऑल फीचर्स जो है, या फिर ये सब चीज़ें किस में छुपी होती हैं, किस में इंफॉर्मेशन होती है इसमें, दैट इज़ हिडन इन द डीएनए और दैट इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए। If two individuals differ, then their DNA sequences should also be different at least at some places. मतलब अगर दो इंडिविजुअल डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो भी डिफरेंट होगा, और डीएनए अगर डिफरेंट है मतलब उसमें जो सीक्वेंस है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, कुछ कुछ प्लेसेस में डिफरेंट हो सकता है। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. तो यही assumptions यहाँ पे लेके आती है कि डीएनए का सीक्वेंस कैसा होता है, कैसे उसका सीक्वेंसिंग किया जा सकता है, ये इस प्रोजेक्ट में किया गया था। With the establishment of genetic engineering techniques, where it was possible to isolate and clone any piece of DNA, and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. अब 1990 में ये जो बड़ा प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बहुत ही लोग इसमें जुड़े थे, साइंटिस्ट जुड़े थे। तो ये किस चीज़ के लिए कर रहे थे? ये क्योंकि उनको देखना था कि ह्यूमन का जीनोम जो है उसका सीक्वेंसिंग एग्जैक्टली कैसा होता है, अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखा गया तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये उनको फाइंड आउट करना था। और इसमें बहुत ही फास्ट टेक्निक की ज़रूरत थी, फास्ट क्योंकि इसको टाइम भी बहुत लगने वाला था, क्योंकि डीएनए जो है वो बहुत बड़ा डीएनए होता है, और डीएनए में जो सीक्वेंसिंग है, जो नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स है वो कैसे हैं, उसका जो टोटल जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है, ये सब इसमें यहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में उन्होंने स्टडी किया था। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे HGP, was called a mega project. It was a mega project. You can imagine the magnitude and requirement for the project if we simply define the aims of the project as follows. अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें तो या फिर उसका रिक्वायरमेंट कितना था तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो हम देखेंगे आगे। Human genome is said to have approximately 3×10⁹ base pairs. तो ह्यूमन में इतने सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3×10⁹ base pairs. You can imagine the magnitude and the requirement for the project. If we project and if the cost of sequencing required is
अब इसका जो कॉस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो कितना है। ह्यूमन जीनोम का 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज़ $3। $, जो है उसमें अगर एक बेस पेयर का हम एक सीक्वेंस सिर्फ एक ही सीक्वेंस आपको देखना है एक डीएनए का, तो उसका कॉस्ट कितना आता है 3 बेस पेयर्स, अगर $3 पर बेस पेयर, तो इतना उसका कॉस्ट है। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, तो ये बिगिनिंग में इतना कॉस्ट था। The total estimated cost of the project would be approximately $9 billion। तो इसका अगर टोटल एस्टिमेशन निकाले, टोटल कॉस्ट निकाले हम प्रोजेक्ट का, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, $9 बिलियन आता है। तो आप इस नंबर को ही देख के ये समझ सकते हो कि इसका जो कॉस्ट है वो कितना बड़ा है, और ये प्रोजेक्ट भी इटसेल्फ इज़ अ बिग वर्क, big task and big work. Further, if the obtained sequences were to be stored in typed form in books, अब इतने बड़े से जो सीक्वेंस है या फिर इसकी इंफॉर्मेशन है बोल सकते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, अगर पेजेस पे आपको स्टोर करना है, तो इसमें कितना बड़ा बुक उसको रिक्वायर्ड है। और उसमें अगर पेजेस की बात करें तो उसमें 1000 लेटर्स, अगर एक बुक में 1000 लेटर्स की उसकी क्षमता है, तो कैपेसिटी है, तो ईच बुक कंटेंट 1000 पेजेस, हर एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए। उस उतने कितने बुक्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, देन 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। तो एक ही सेल की अगर हम बात करें, तो एक ही सेल की इंफॉर्मेशन उनको स्टोर करने के लिए उनको कितने बुक्स की ज़रूरत थी, 3300 सच बुक्स would be required to store that information only for a single cell. The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. तो इसमें आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है, ये एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिटेटेड द यूज़ ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटराइज जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो कितनी हाई लेवल की उनको वहाँ पे लग सकती थी। HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics। तो ये bioinformatics का न्यू एरा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, डेवलप किया था। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको समझ सकता है कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था और कितने बुक्स उसको रिक्वायर्ड थे। उसकी अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करने के लिए उसमें 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ रही थी। एक ही सेल का इंफॉर्मेशन अगर हम बात कर रहे तो सिर्फ एक ही सेल के लिए इतना, तो बाकी के सेल की तो बात दूर ही रही। फिर उसके बाद है गोल्स ऑफ HGP। तो गोल्स क्या थे HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जो गोल्स है वो क्या है। सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कितने, 20,000 to 25,000 genes in human DNA. Second goal was determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA। तो ये भी डिटरमाइन यहाँ पे करना था कि डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA। तो ह्यूमन DNA का जो केमिकल बेस पेयरिंग है, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयरिंग है, उसका सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना, ये भी सेकंड गोल था। थर्ड गोल क्या था, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। फिर एक बार सीक्वेंसिंग हो गई, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करना है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। उसके जो टूल्स हैं डेटा एनालिसिस के वो इम्प्रोवाइज करना।
देन ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टोर करके रखी है उसको फिर टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स में उसको ट्रांसफ़र करना, सो दैट अदर इंडस्ट्रीज कैन मेक यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग पर्पसेस के लिए वो डेटा ये यूज़ कर सकते थे, कुछ मेडिसिन के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ेस को क्योर करने के लिए जो मेथडोलॉजी या फिर कुछ मेडिकेशन लग रहा है, तो ये सब चीज़ें वो डेवलप कर सके। उसके बाद था एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इथिकल इश्यूज आ सकते हैं, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, सोशल इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें उनको एड्रेस करना, और ये भी एक गोल था एचजीपी का। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-year project coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health। तो यहाँ पे 13 years का ये प्रोजेक्ट था US डिपार्टमेंट का एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द अर्ली years of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contributions came from Japan, then France, Germany, China and others। यहाँ से एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिल रहा था जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, चाइना से एंड अदर कंट्रीज से भी। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 2003 में। एंड नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose। तो यहाँ पे नॉलेज मिला इसके बारे में, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। तो इस प्रोजेक्ट का ये भी एक मेन एम था कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस हैं, तो ये कैसे हो रहे हैं या फिर कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है और उसको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम, उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये इसमें included था। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied toward solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, etc। तो यहाँ पे DNA sequences can lead to the understanding of natural capabilities that can be applied towards solving challenges। कुछ challenges आते हैं हेल्थ केयर के बारे में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल रीमेडिएशन में, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल, जो नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, ईस्ट है, कुछ ऐसे नॉन पैथोजेनिक निमेटोड्स है, ड्रोसोफिला है, प्लांट्स जैसे कि राइस एंड अरेबिडोप्सिस, इनमें भी इसका भी सीक्वेंस इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने सीक्वेंसिंग किया था डीएनए का। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब मेथोडोलॉजी का जो पॉइंट है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।